Hi, welcome back. So today we'll talk about the heat of reaction और the enthalpy of reaction के basis पे reaction को classify करते हैं endothermic reaction and exothermic. आप सबको पता है reactions energy के basis पे हम broadly दो part में classify करते हैं. ऐसी reactions जिसमें energy release होती है. The reactions in which energy is released, such reactions are called as exothermic reactions. And there are certain reactions जिनमें energy absorb होती है. They are called as endothermic reaction. As simple as this. Okay. तो एनर्जी रिलीज करने वाली रिएक्शंस एक्सोथर्मिक, एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाली रिएक्शंस एंडोथर्मिक. बट इसको थोड़ा और डिटेल में अगर समझें कि एनर्जी रिलीज क्यों हुई या इन ओवरऑल रिएक्शन एनर्जी अब्सॉर्ब क्यों हो गई, तो हाउ वुड वी अंडरस्टैंड दिस होल आइडिया. तो देखो, आपने एक रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया. अब रॉ मटेरियल की आपकी कॉस्ट थी लेट्स से 1000 रुपीज, ठीक है, और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आपने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया. और मार्केट में जब उस फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने गए तो पता चला उस प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस आ रही है वो ऑलमोस्ट 900 रुपीज आ रही है. तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 1000. ठीक है. और जब आपको वापस मिला प्रोडक्ट की फॉर्म में, जब वो सेल करने गए तो कितना मिला? 900. तो 100 रुपीज का आपको लॉस हो गया. ठीक है. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कम. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट मच एनर्जी इज रिलीज्ड. दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कॉन्ट्ररी टू दैट, आपने लेट्स से 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है, टू गेट द रॉ मटेरियल, उसको पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है 1200 रुपीज. ठीक है. तो इसका मतलब आपको 1200 रुपीज का गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो आपके रिएक्टेंट से, आपके रॉ मटेरियल से ज्यादा है. तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम ने एनर्जी एब्सॉर्ब की है. ठीक है. पहले एनर्जी कम थी, अब ज्यादा है. तो कम से ज्यादा हुई तो कहां से आई होगी? आप इसको लॉजिकली समझो. जब मैं कहता हूं एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक का मेरा मतलब यह है कि सिस्टम की एनर्जी पहले से कम हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस अल्टीमेटली पहले के कंपैरिजन में सिस्टम की एनर्जी अब कम है. तो हम कह देते हैं कि वो कम हुई एनर्जी गई कहां? का मतलब वो रिलीज हो गई, एक्सोथर्मिक. ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, पहले से ज्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब एनर्जी कहीं से आई है, इसका मतलब उसने सराउंडिंग से एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है. हम उसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस और द एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये हमारा ब्रॉडली एक बेसिक आइडिया है. तो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में जब हम समझने का ट्राई करते हैं, तो देखो एक सिंपल सा आइडिया समझो. ये मैं एक एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाता हूं. ठीक है. दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब डिफरेंट स्पीसीज जो रिएक्शन में बन रही है उनकी एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द रिएक्शन वर्सेस एनर्जी का ग्राफ और एंथैल्पी का ग्राफ. ठीक है. अब ये हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. आप सबको पता है व्हाट इज एंथैल्पी. इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है. तो ये टोटल एंथैल्पी है. अब आप ध्यान से समझना, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इसके बारे में कॉलिजन थ्योरी के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हमें सिर्फ एक जनरल आइडिया लेना है. एक्चुअली क्या होता है, ये रिएक्टेंट है A2 और ये रिएक्टेंट है B2. जब A2 B2 के पास आता है टू रिएक्ट, अगर इनको रिएक्ट करना है तो इनको आपस में कोलाइड करना पड़ेगा. जब कॉलिजन होगी तो रिएक्शन होगी. अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी? कांटेक्ट में आना है तो कॉलिजन करना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम ये है कि जो A का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
ए का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। तो जब A2 B2 के पास आता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी। रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे को देख के ब्रेक लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, A2 और B2 के सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके A2 B2 के साथ में एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। सपोज A2 B2 के पास आया लेकिन दोनों की एनर्जी थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाई फॉर सम रीजन। ठीक है, A2 की एनर्जी रिक्वायरमेंट से कम थी या B2 की एनर्जी रिक्वायरमेंट से कम थी या दोनों की एनर्जी रिक्वायरमेंट से कम थी। अल्टीमेटली दोनों जब कांटेक्ट में आए, जब कोलाइड होने लगे, दे कुड नॉट रीच टू थ्रेशोल्ड। तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन नहीं होगी। वेल ये एक रिएक्शन का जनरल फंडा है कि जब भी रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थियरी, जब भी रिएक्शन होती है दोनों रिएक्टेंट्स को कोलाइड करना होता है और अपनी थ्रेशोल्ड के लेवल तक पहुंचना पड़ता है। कोलाइड हुए और थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये छोटी सी बात आपके बहुत बड़े कुछ डाउट्स को सॉल्व कर सकती है, राइट? जैसे एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन दोनों रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों नहीं बना लेते? ठीक है, या एक जार में मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस रख के छोड़ देता हूं रूम टेम्परेचर पे, तो वो वाटर क्यों नहीं बना लेते? राइट? और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है, जैसे कोल है, कोल और एयर दोनों कांटेक्ट में रहते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट कोल इज बर्निंग ऑल द टाइम। ठीक है, ऐसे कोल को लाके रूम में रख दोगे तो इट विल नॉट स्टार्ट बर्निंग। और ऐसी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस है जिनको हमें नहीं समझ में आता कि ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं होती है, किसी दूसरी कंडीशन में क्यों हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं व्हेन देयर इज अ थंडर स्ट्रॉम एंड द लाइटनिंग, तो रिएक्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क या बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है। इन सब का रीजन क्या है? तो सीधी सी बात है, इन सब का एक ही रीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कब करेगा? जब दोनों को कोलाइड करके वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, हर रिएक्शन का थ्रेशोल्ड अलग होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन का थ्रेशोल्ड इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा थ्रेशोल्ड है कि नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कांटेक्ट में आके थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाते। सोडियम को एयर में रखो तो फट से रिएक्ट कर लेता है, स्टार्ट बर्निंग, कंबशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? सिंपल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन का थ्रेशोल्ड बहुत कम है। एज सुन एज दे कम कोलाइड, इमीडिएटली वो पहुंच जाते हैं थ्रेशोल्ड तक। तो आपको एक छोटी सी बात तो ये समझनी है कि हर रिएक्शन को होने के लिए एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचना पड़ता है। जिन रिएक्शन का थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कैरी आउट रिएक्शन, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कैरी आउट रिएक्शन, ये थ्रेशोल्ड है। जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है वो इमीडिएटली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं पाएंगे, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, खैर इसके बारे में और बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे ड्यूरिंग द कॉलिजन थियरी। अब ठीक है, कॉलिजन थियरी इन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ओके, अब क्या होता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है। पहले ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो बना लेगा 2AB। जब 2AB बनेगा, ये AB और ये भी AB, ये AB दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा और ब्रेक होके दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। दोनों एक दूसरे से जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, दोनों जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो एनर्जी वापस कम होती है। ये बन गई 2AB, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये बन गई
2ab। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके रिएक्टेंट की एंथैल्पी थी। सपोज ये वाला रिएक्शन सही है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है मतलब पहले एंथैल्पी कम थी, अब ज्यादा है, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एंथैल्पी का चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। एंथैल्पी का चेंज पॉजिटिव मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर ये सही है मतलब फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं है, ये है, तो क्या होगा? एनर्जी पहले से कम हो गई, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब पहले एंथैल्पी ज्यादा थी, अब कम है। पहले ज्यादा थी, अब कम है, मतलब एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज हो गई, दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो गॉट एन आइडिया। अब मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि एंथैल्पी चेंज क्या होता है। एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है सभी प्रोडक्ट की एंथैल्पी का टोटल माइनस सभी रिएक्टेंट की एंथैल्पी का टोटल, मतलब फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। अगर फाइनल एंथैल्पी ज्यादा है कंपेयर टू इनिशियल, इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव और रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। आई थिंक दिस सिंपल आइडिया मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो ये रिएक्टेंट का एंथैल्पी था, ये थ्रेशोल्ड था। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है कि एक सेकंड में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या सभी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना देंगे क्या? नहीं, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, सिलेक्शन हुआ 20,000 का। 10 लाख अपीयर किए, कोलाइड किए, लेकिन वो थ्रेशोल्ड को, कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। जो कट ऑफ को क्लियर करेगा वो प्रोडक्ट बनाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, जिसमें से जो मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड के लेवल तक पहुंच जाते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है। दोनों का जितना डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे एंथैल्पी। अब एक बात और सुनो, ये जो थ्रेशोल्ड है, एक जनरल एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपको यू हैव गॉट पेपर ए और पेपर बी, एग्जाम दो होने वाले हैं, दो एग्जाम होने वाले हैं। दोनों एग्जाम में मिला के आपको कहा गया है कि आपको 97 मार्क्स स्कोर करने हैं। पेपर ए में आपके ऑलरेडी 57 मार्क्स आ चुके हैं, तो ये कट ऑफ है 97। तो आपको दूसरे पेपर में अपीयर करके और कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 40 मार्क्स और लाने पड़ेंगे। तो इस ए का मतलब जो एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है और जितनी एनर्जी आपको चाहिए, आपके पास ऑलरेडी कितनी है? 57, और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 97। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो एनर्जी और चाहिए, जितनी है उसके बियॉन्ड और चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। कुछ लोगों को हमेशा एक बात में कंफ्यूजन रहता है कि ये थ्रेशोल्ड क्या है और एक्टिवेशन क्या है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है,
ये यहां से लेके और यहां तक, ये जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है। ये 97 मार्क्स जो है वो थ्रेशोल्ड है। उसमें से कुछ मार्क्स तो ऑलरेडी हमने स्कोर कर लिए हैं, ठीक है, पेपर ए में, या कुछ एंथैल्पी तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है। तो थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए और जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, मोर एंथैल्पी विच विल बी रिक्वायर्ड, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड जो आपकी टोटल रिक्वायरमेंट है, यानी ये पूरी लाइन यहां तक, माइनस जितनी एंथैल्पी आपके पास ऑलरेडी है, इसको कहते हैं एक्टिवेशन, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब रिएक्शन नहीं हो रही है अंडर सम लो टेम्परेचर, तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा है, और आपके गिवन टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी मिल नहीं रही है। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी के नहीं मिलेगी तब तक आप थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन, इसको इस तरह से अरेंज करके लिख दो। ये एनर्जी आपके पास है, इतनी और चाहिए, अगर ये मिल गई तो आप थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाओगे। अगर आप थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाओगे तो रिएक्शन हो सकती है। तो अगर कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही है, सिंपल, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है इस, ठीक है। नाउ ये तो हुआ एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सप्लेनेशन। और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो जितना रिएक्टेंट का एंथैल्पी है माइनस प्रोडक्ट का एंथैल्पी कर दो, डेल्टा एच, दैट विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, ओके। चलो अब इसी एग्जांपल को एक बार फिर समझ लो। आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग थ्रेशोल्ड, रिगार्डिंग एक्टिवेशन, रिगार्डिंग एंथैल्पी, तीनों एक बार फिर से समझ लो। मैं पहले रफ में समझा देता हूं आपको एक बार। जो भी रिएक्शन मैं कर रहा हूं, एक्स वाई जी वॉट एवर द रिएक्शन इज देयर, ये उस रिएक्शन के लिए टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है। जब तक रिएक्टेंट इस एनर्जी रिक्वायरमेंट तक नहीं पहुंचेगा, टोटल एनर्जी उसकी, तब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है, तो अब रिएक्टेंट को और कितनी एनर्जी चाहिए, दिस मच, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन। तो इसका मतलब जब रिएक्शन होगी, पहले रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी, कहां तक, थ्रेशोल्ड तक, फिर कम होगी, ठीक है। जब कम होगी तो फाइनल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब ओवरऑल चेंज कितना हुआ, ओवरऑल चेंज के लिए आपको बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल चेंज के लिए आपको चाहिए इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो फाइनल माइनस इनिशियल का गैप आएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको चाहिए, दिस इज थ्रेशोल्ड, इतनी ऑलरेडी आपके पास है, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो थ्रेशोल्ड माइनस रिएक्टेंट, जो बची हुई एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो एनर्जी है, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। और फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको कहेंगे एंथैल्पी चेंज। ऑब्वियसली यहां पे दिख रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है,
ठीक है। तो exothermic reactions, the chemical reactions in which overall energy is released, ये आपको लोअर स्टैंडर्ड से पता है। किसी भी रिएक्शन में जब एनर्जी अब रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक है। ठीक है। अब इसको हम नए थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर कहें तो मैं क्या बोलूंगा आपसे कि यहाँ एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हुआ। प्रोडक्ट में अमोनिया है तो अमोनिया की एंथैल्पी, क्या 1 मोल अमोनिया है? नहीं, 2 मोल अमोनिया है। तो 2 मोल अमोनिया की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। रिएक्टेंट में कौन है? नाइट्रोजन है 1 मोल। और कौन है रिएक्टेंट में? हाइड्रोजन है 3 मोल। तो ये हो गया टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंथैल्पी चेंज। जब हमने इनकी एंथैल्पीज को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 92 किलो जूल। 92 किलो जूल ऑन द प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब 92 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई। प्रोडक्ट साइड पे है ना, मतलब रिलीज हो गई। तो 92 किलो जूल एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड। या मैं ये कह सकता हूं कि जो अमोनिया के 2 मोल बनते हैं इनकी एंथैल्पी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में 92 किलो जूल कम है। ठीक है, 92 किलो जूल एनर्जी कम है और जितनी कम है उतनी रिलीज हो गई। दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप देखो मेरी बात सुनो, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लर्न करना चाहते हो देयर इज नो पॉइंट, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको इतने डिस्कशन में अपना आइडिया डेवलप करना है क्योंकि आगे जाके हम एंथैल्पी चेंजेस के बहुत सारे सम करेंगे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एटमाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पीज, दिस एंथैल्पी, दैट एंथैल्पी, बहुत सारी एंथैल्पीज की डिस्कशन होंगे। तो आपको एंथैल्पीज का आइडिया क्लियर होना चाहिए कि एंथैल्पी चेंज क्या होता है। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब प्रोडक्ट, इनिशियल का मतलब रिएक्टेंट। ओके। अब अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, जैसे यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट साइड पे 92 किलो जूल लिख रहा हूं, इसका मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, और उसको बैलेंस करने के लिए 92 किलो जूल रिलीज हो गया। तो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है 92 किलो जूल। आई वुड से दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इट इज माइनस 92 किलो जूल। तो सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। ऑब्वियसली जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है। अब इस केस में जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल मेरे पास कितना हो गया, एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन प्लस एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास इनिशियल एंथैल्पीज हैं टोटल। और फाइनल बन रहा है 2 मोल्स ऑफ NO। का मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी हो गई एंथैल्पी ऑफ NO इंटू 2। ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हमें मिलेगा एंथैल्पी चेंज। यहां पे एंथैल्पी चेंज मिला मुझे, देखो मैं लिख रहा हूं -180.8। तो इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, N2 प्लस O2 प्लस 180.8 इज इक्वल टू 2NO। ठीक है। तो इट्स लाइक रीअरेंजिंग द इक्वेशन ना, A प्लस बी इज इक्वल टू C माइनस डी। So how can I write it like A plus B plus D is equal to C? So I'm just rearranging the equation. तो इसको यहां ले जाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा है। रिएक्टेंट प्लस दिस मच गिव प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंथैल्पी प्लस दिस मच गिव्स प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, प्लस 180.8। सो शॉर्ट में बता देता हूं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंबाइन, जब रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं प्रोडक्ट बनता है, तो ओवरऑल रिएक्शन में कुछ एनर्जी चेंजेस होते हैं।
अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब यह है कि जब आप फाइनल स्टेज पे आए तो एनर्जी पहले से कम हो गई, रिएक्टेंट से कम हो गई, जो कम हो गई जितना डिफरेंस है उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अगर थर्मोडायनेमिकली बोले तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, तो जो डिफरेंस है वो रिलीज हो गया एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम थी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन एंथैल्पी बढ़ी है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ गई है, तो कहीं से तो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी ना, तभी बढ़ेगी एज पर द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी एब्जॉर्ब की है मतलब एंडोथर्मिक। होप द आइडिया इज क्लियर। बहुत छोटा सा आइडिया है, मैंने इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया है just to make you understand about certain terminology like activation energy, like threshold energy, like enthalpy change, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। इसमें से एक भी पॉइंट आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रटने जैसा नहीं है। इस कंसेप्ट को एब्जॉर्व करो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ऑनवर्ड्स हम इन सब आइडियाज को बहुत डिटेल में यूज करने